विक्की तू ये कर सकता है, अपना टास्क स्टार्ट कर, ऐसा उसके दोस्त विक्की से कहते हैं। रोहन, हाँ विक्की, तुझे अपना टास्क पूरा करना है। इतने सालों के बाद तो आज हमसे मिला है और आज तो तेरे साथ मस्ती करना बनता है। विक्की, ओके ओके, कर रहा हूँ टास्क कंप्लीट। धैर्य रखो मेरे भाइयों। काव्या, विक्की की फ्रेंड, एक किसी तो करनी है तुझे। जो भी लड़की इस गेट से आएगी उसे कर लेना। विक्की, ओके गैस, देखो मेरा कमाल। इतना बोलकर विक्की धीरे धीरे गेट की तरफ जाता है और जब वह पहुंच जाता है तो देखता है सामने से चाहत आ रही होती है। वह जैसे ही अंदर कदम रखने को होती है कि विक्की उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि चाहत उसे धक्का देकर पीछे की तरफ धकेल देती है और उसे कसकर एक थप्पड़ लगा देती है। चाहत विक्की से कहती है, ये क्या बदतमीजी है और कौन हो तुम? अभी क्या करने वाले थे? विक्की, मुझे तुम्हें किस करना है? चाहत, क्या बेहुदा मजाक है? क्या बोले जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये बोलकर वह उसे दूसरा थप्पड़ और लगा देती है। ये सब विक्की के फ्रेंड मुंह खोले देखते रहते हैं और उनके पास आते हैं। विवेक, सॉरी चाहत, वह हम सब गेम खेल रहे थे तो विक्की ने डेयर चुना तो हमने उसे किस करने को कहा कि जो भी लड़की इस गेट से आएगी उसे किस करना है। काव्या एटीट्यूड से, हाँ तो उसे कर लेने देती हैं एक किस करने में क्या जाता तुम्हारा, और वह अपना टास्क पूरा कर लेता। रोहन गुस्से से, चुप रहो काव्या, पूरा कॉलेज हमें ही देख रहा है। रोहन चाहत से कहता है, सॉरी चाहत, वो विक्की आज ही आया है कॉलेज और वह हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड है तो हम उससे आज मिले, सोचा हम सब मिलकर मस्ती करेंगे, इसलिए हमने विक्की को जल्दी कॉलेज में बुला लिया और हम सब गेम खेलने लग गए। विक्की जो बहुत देर से उनकी बातें सुन रहा था, गुस्से से, स्टॉप इट गाइस, मैं आज ही कॉलेज आया और इसने मेरा ऐसे स्वागत किया, वह भी थप्पड़ मारकर। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मारा है। विक्की गुस्से से चाहत का हाथ पकड़कर, और हाँ, तुम्हें तो उसका हिसाब करना होगा, चलो मेरे साथ, और उसे खींचकर कार की तरफ ले जाता है। चाहत, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? रोहन, छोड़ दे यार, जाने दे। विक्की, कैसे छोड़ दूं यार, इसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो उसे ले जाकर कार की सीट पर झटके से धक्का दे देता है और कार का दरवाजा लॉक कर देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गुस्से में गाड़ी को सड़क पर दौड़ा देता है। गाड़ी वह एक फार्म हाउस के पास रोकता है और गाड़ी में से चाहत का हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है, उसे खींचकर फार्म हाउस के अंदर ले जाता है और अपने रूम में ले जाकर बेड पर धक्का दे देता है। इससे चाहत संभल नहीं पाती है और बेड पर जाकर गिर जाती है। विक्की गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, थप्पड़ का हिसाब तो करके रहूंगा। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर आ जाता है और उसे बाहर से लॉक कर देता है और शराब निकालकर गुस्से से वह बोतल पर बोतल चढ़ाए जा रहा था। उसे होश ही नहीं था कि उसने कितनी शराब पी ली है। चाहत रूम के अंदर एक कोने में बैठी बैठी रोती रहती है और कहती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? जब उसने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैंने थप्पड़ मार दिया। कोई बदतमीजी करेगा तो थप्पड़ तो पड़ेगा ही। अगर इस अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने मेरे साथ कुछ कर दिया तो वह सोचते सोचते घबराने लग जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। ये सब सोचते सोचते बहुत तेज रोने लग जाती है। तभी झटके से दरवाजा खुलता है तो वह देखती रह जाती है कि विक्की ने तो शराब पी रखी है और बहुत गुस्से में भी है। वह उसे देखकर भागने की कोशिश करने लगती है कि विक्की उसका हाथ पकड़कर खींचकर बेड पर गिरा देता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वह चाहत के नजदीक जाने लगता है और चाहत पीछे पीछे खिसकने लगती है और रोते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? होश में आओ तुम। विक्की हंसते हुए गुस्से से, अब देखोगी तुम विक्की को थप्पड़ मारने की सजा, कहकर वह चाहत के पास आ जाता है और झटके से उसके पीछे से बालों को पकड़ लेता है। चाहत रोते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, जाने दो, पर विक्की उसे पकड़कर अपने नजदीक ले जाता है और उसके होठों को अपने होठों से चूमने लगता है। चाहत रोती रहती है पर वह उसे नहीं छोड़ता और गुस्से में और शराब के नशे में धुत उसे चूमता ही रहता है। कुछ देर बाद झटके से उसे छोड़ देता है और बेड पर गिर जाता है तो उसे बेड पर सोते देख जल्दी से भागने लगती है। दरवाजे पर आकर लॉक खोलने लगती है कि उसे विक्की के हंसने की आवाज आती है। विक्की बहुत तेज तेज हंसते हुए कहता है, अभी क्या जल्दी है तुम्हें भागने की? अभी तो हिसाब बराबर करना बाकी है।
इतना बोलकर वह उसे पकड़ लेता है और अपने नजदीक कर लेता है, चाहत चिल्लाते हुए, छोड़ो मुझे। लेकिन वह चाहत की एक नहीं सुनता है। उसकी पकड़ चाहत पर तेज होती जाती है और वह उसे उठाकर बेड पर पटक देता है और उसके साथ जबरदस्ती करता रहता है। उसे नहीं पता कि वह उसके साथ क्या किए जा रहा है। चाहत झटपटाते रह जाती है पर उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाती। विक्की ने उसके साथ क्या कर डाला उसे कोई आभास नहीं रहता है और चाहत बेहोश हो जाती है तो विक्की उसे छोड़कर उसके बगल में सो जाता है। जब चाहत को होश आता है तो वह अपनी दशा देखकर सहम जाती है और कपड़े पहनकर जल्दी जल्दी वहां से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगती है। उसे आभास होता है कि अंधेरा हो चुका है। वो तेज तेज कदमों से अपने रूम पर पहुंच जाती है और सीधा अपने रूम में जाकर बेड पर पड़ जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अपनी अलमारी में से अपनी माँ की फोटो निकालती है और देखती हुई कहती है, देखो ना माँ, आज क्या हो गया मेरे साथ। सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म। अब मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी। वह तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे। और दूसरी माँ, सौतेली माँ, वह तो मुझे ताने मार मार कर मार डालेगी। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहते कहते तेज तेज रोने लगती है और सोचने लग जाती है, मैंने ही पापा से जिद करके यहाँ पढ़ने के लिए बोला था कि पापा मैं आगे एमबीए करना चाहती हूँ, मैं ये सब कर लूँगी, मुझे मेरी स्कॉलरशिप से मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। आपका मैं पैसा भी खर्च नहीं होने दूंगी, बस मुझे आगे पढ़ना है। उसकी दूसरी माँ, सौतेली माँ ने तो मना ही कर दिया, क्या जरूरत है अपनी पढ़ाई की, बहुत पढ़ ली, अब तेरी शादी कर देंगे तो हमारा पीछा छूट जाएगा, हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी है, कब तू इस घर से जाएगी। चाहत रोते हुए, प्लीज मम्मी पापा पढ़ने दो ना मुझे, मुझे इतनी स्कॉलरशिप मिली है कि मैं अपना एमबीए कंप्लीट कर सकती हूँ। चाहत के पापा गुस्से में, ये क्या स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप लगा रखी है, हम क्या तुझे पैसे नहीं देते, हम तेरा खर्च नहीं उठाते। चाहत, नहीं पापा मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरा स्कॉलरशिप से मेरा एमबीए कंप्लीट हो जाएगा। पापा, ओके बेटा, जैसा तुम चाहो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हो। और हाँ, अपने लिए रूम ही लेना, खाना बनाना तुम्हें आता ही है तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। वैसे भी हॉस्टल वाले तो ज़्यादा पैसा ही लेते हैं और रूम लेके थोड़ी बचत भी हो जाएगी। चाहत, ओके पापा, थैंक यू वेरी मच। सौतेली माँ, कहीं रहे हमें क्या, अच्छा ही है घर से तो दूर ही रहेगी, पर बाहर रहकर हमारी नाक मत कटवा देना। सिर्फ तुझे पढ़ाई की ही परमिशन मिली है, नए नए बॉयफ्रेंड बनाने की नहीं। चाहत, ओके मम्मा, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं लड़कों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। पापा, ओके बेटा जाओ, अपनी तैयारी पूरी करो जाने की। थोड़े दिन बाद वो बेंगलोर पहुंच जाती है और वो अपने लिए रूम भीड़ वाली जगह से थोड़ा दूर एकदम शांत माहौल में ले लेती है और उसके बाद वो मन लगाकर पढ़ाई करती है, जिससे वह पूरे कॉलेज की होनहार स्टूडेंट बन जाती है। पर वह किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती है, उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब था। देखते ही देखते उसके दिन निकल गए। अब उसका इस साल कॉलेज का लास्ट ईयर था। वो इस साल भी मन लगाकर पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती थी, पर पता नहीं कहाँ से उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई जिससे उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। वो ये सब सोचते सोचते सो जाती है। उधर जब विक्की को होश आता है तो वो अपने आप को देखता है कि मेरा सर इतना भारी कैसे हो गया। ये सब सोचते सोचते उसे वो घटना याद आ जाती है कि उसने गुस्से में चाहत के साथ क्या कर डाला। विक्की, ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया, आज ही कॉलेज आया और आज ये कांड कर दिया। पर मुझे क्या, मैंने तो अपना बदला ले लिया, मुझे थप्पड़ मारेगी। उस थप्पड़ की सजा तो उससे मिल गई, पर पापा उन्हें क्या जवाब दूंगा, कहाँ था पूरे दिन। कोई ना, उन्हें भी मना लूंगा और वो लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं, आखिर वो एक राजनेता जो ठहरे, कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता, तो वो क्या चीज है। पर उस लड़की की वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया। पापा ने मुझे इतने सालों बाद बुलाया और बीच में ही पढ़ाई कंप्लीट करवा रहे थे। कोई ना, वो भी कर लूंगा, ये कहकर वो तेज तेज हंसने लगता है। वो वहां से निकलकर अपने घर चला जाता है और अपने डैड से मिलता है। विक्की, सॉरी डैड, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला। डैड, कोई बात नहीं बेटा, तुम बस अपनी लाइफ एंजॉय करो। मम्मी, कितने दिनों के बाद मेरा बेटा आया है और घर पर तो रहता नहीं है, दोस्तों में ही घुसा रहता है। विक्की, सॉरी मम्मा, अब से मैं आपके साथ ही फुल एंजॉय करूंगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है।
अगली सुबह वो उठता है और रेडी होकर कॉलेज चला जाता है और अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। रोहन, विक्की तूने कल क्या किया? विक्की, क्या किया? उसे ऐसा सबक सिखाया है कि मेरे सामने आने के लिए 100 बार सोचेगी। थप्पड़ देना तो अब दूर की बात है। रोहन, बताना विक्की, कहीं तूने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? विक्की, उसकी बात पर गौर न देकर, मुझे नहीं पता, और तुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। रोहन, ऐसा कुछ नहीं है यार, वह एक मासूम सी लड़की है और बहुत होशियार भी है। यहाँ अकेले रहती है और बहुत शांत है। भाई कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती, उसे बस पढ़ाई लिखाई से मतलब है। विक्की, हाँ तो मैं क्या करूँ? मेरे सामने उसका गुणगान मत कर। विक्रम ठाकुर हूँ मैं, हजारों लड़कियां मरती हैं मेरे पर, और तुझे तो पता है मेरे पापा कितने पैसे वाले हैं और वह मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं होने दी, मेरे सारे अरमान पूरे किए हैं उन्होंने। आखिर उनका इकलौता बेटा जो हूँ। चल अब ज्यादा कथा नहीं सुनना और न सुनाना है। रोहन, ठीक है चल। दोनों क्लास की तरफ चले जाते हैं। इधर चाहत आज तो कॉलेज नहीं जाती। वो बहुत सोचती है, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चाहत, काश ये सब मेरे साथ नहीं होता। मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऐसा भगवान मेरे साथ ही क्यों करते हैं? अगर पापा और मम्मी को पता चला तो मुझे तो वह मार ही डालेंगे, मेरी शादी करवा देंगे। मैं उन्हें कुछ बता भी नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ है, और पुलिस कंप्लेंट की तो वह मेरी कोई कंप्लेंट भी नहीं लिखेंगे। मैं क्या करूं भगवान? अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, उनका सिर्फ पैसा ही चलता है। गरीबों को तो इन्होंने जूती समझ रखा है, और कहीं मम्मी पापा को जरा सी भी भनक पड़ गई तो मुझे वापस बुला लेंगे। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। ये सब सोचते सोचते उसे सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चला। विक्की का तो आज का दिन मौज मस्ती में गुजरा और वह कॉलेज के बाद घर आ जाता है। अगली सुबह चाहत सुबह उठकर रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसने आज ठान लिया कि अब ना तो वह किसी से बात करेगी और न ही किसी की तरफ देखेगी, सिर्फ पढ़ाई करेगी। यही सोचते सोचते वह कॉलेज पहुंच जाती है। विक्की और उसके दोस्त कॉलेज में खड़े होकर आपस में ही बातें करने लगे होते हैं कि सामने से चाहत आ रही होती है। विक्की चाहत को देखकर उस दिन की याद आ जाती है और वह सोचने लग जाता है। इतने में ही चाहत उसके साइड से होकर अपनी क्लासरूम में चली जाती है और वहां जाकर पढ़ाई में लग जाती है। विक्की और उसके दोस्त देखते रह जाते हैं। अब ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं। चाहत ना तो किसी से बात करती है, ना किसी की तरफ देखती है। वह रूम से कॉलेज और कॉलेज से रूम तक ही सीमित थी। ये सब बातें विक्की बहुत नोटिस करता है और रोहन से कहता है, यार रोहन, ये लड़की कभी किसी से बात ही नहीं करती, पहले से ही ऐसी है क्या? रोहन, नहीं यार, पहले तो सबसे थोड़ा बहुत बात कर लिया करती थी, अब तो ना किसी से बात करती है, ना किसी की तरफ देखती है, बस नीची नजर करके रहती है। विक्की, अच्छा कोई बात नहीं, चल कैंटीन चलते हैं। दोनों कैंटीन आ जाते हैं और अपने दोस्तों के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। चाहत क्लासरूम में बैठी होती है। आज उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। चाहत सोचती है, ये मुझे आज भूख कैसे लग रही है, जबकि मैं तो खाना खाकर आई। वह उठकर कैंटीन की तरफ चली जाती है और कैंटीन में एक तरफ जाकर बैठकर खाने लगती है। खाना खाकर जब वह जाने लगती है तो किसी लड़के से टकरा जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरने वाली होती है कि अमित उसे पकड़ लेता है और उसे सीधा खड़ा कर देता है। लेकिन चाहत उसकी तरफ ना देखकर जल्दी जल्दी क्लासरूम में आकर बैठ जाती है। अमित अजीब लड़की है यार, अगर मैं नहीं संभालता तो गिर जाती, और एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। विक्की दूर से ही सब कुछ देख रहा होता है, पर आज उसे चाहत के करीब किसी और का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जिससे उसका गुस्सा बढ़ जाता है। पर वह किसी से कुछ नहीं कहता है। कॉलेज खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद चाहत की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे बेचैनी महसूस होती है। उसका कहीं भी मन नहीं लगता, न खाने का न पीने का। वह कहती है, ये अचानक मेरी तबीयत को क्या हुआ? आज शाम को ही मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। ये सब सोचकर वह कॉलेज चली जाती है। अमित कॉलेज में खड़ा होकर दूर से ही चाहत को देखता है और कहता है, कितनी प्यारी लड़की है, मुझे इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। ऐसा सोचते सोचते वो चाहत के पीछे पीछे चला जाता है। विक्की अमित के पीछे खड़ा होता है। उसे अमित की बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता और गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है। अमित चाहत के पीछे दौड़ लगाते हुए, चाहत रुको यार, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन चाहत रुकती नहीं है।
और सीधे अपने क्लासरूम में चली जाती है। अमित, मैं तुमसे दोस्ती करके रहूंगा। विकी को अमित का चाहत के पीछे जाना अच्छा नहीं लगता। शाम को कॉलेज के बाद चाहत डॉक्टर के पास जाती है और अपनी सारी समस्या बताती है। तब उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। ये सब सुनकर उसे कोई होश नहीं रहता। ये सब क्या हो गया? उसने क्या सोचा और उसके साथ क्या हो गया? वो अपने रूम पर आकर बहुत रोती है और कहती है, ये क्या हुआ? मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब मैं क्या करूं? मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें तो मैं कुछ नहीं बता सकती। ये सब सोच सोच कर उसे रोना आ रहा था। मम्मी पापा तो मेरे साथ साथ इस बच्चे को भी मार डालेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, सबसे दूर। कभी उनके सामने नहीं आऊंगी। बस एक बार मुझे मेरी डिग्री मिल जाए तो मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। बस कुछ महीनों की बात है। ये सब सोचते सोचते वह सो जाती है। अगली सुबह वह तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। वो प्रेग्नेंट है, ये बात वह किसी को भी पता नहीं चलने देती। ये सब सोचती रहती है और जल्दी जल्दी के चक्कर में फिर से अमित से टकरा जाती है, जिससे अमित उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसे एक टक देखता रहता है। चाहत, छोड़ो मुझे, ये कहकर वो चुप हो जाती है। उसे पता था कि जब उसने विक्की को थप्पड़ मारा तो उसने उसके साथ क्या किया। ये सोचकर वह जल्दी जल्दी भाग जाती है। अमित, क्या आंखें थीं, कसम से डूब जाने का मन करता है। अब तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे पाकर ही रहूंगा। विक्की को ये सब बर्दाश्त से बाहर होता है और वो अमित के पास जाकर उसे कहता है, दूर रहे उससे। आज के बाद कभी उसके आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। अमित, क्यों भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे वो अच्छी लगती है, मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। विक्की, अच्छा, सिर्फ दोस्ती या कुछ और गुस्से से उसकी तरफ देखकर, अगर तूने उसे परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा, वो तू अच्छे से जानता है। अमित, लेकिन भाई, वो इतना ही बोल पाता है कि विक्की उसे चुप रहने का इशारा करता है। विक्की, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, जब मैंने बोल दिया दूर तो दूर। अमित मन में, अगर इससे पंगा लिया तो मेरा बर्बाद होना तय है, इसलिए इससे दूर ही रहना पड़ेगा। विक्की, क्या सोच रहा है? जो बोला है दिमाग में बिठा ले। अमित, ओके भाई, गुड। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं। जिस दिन चाहत की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती, वो कॉलेज नहीं जा पाती, जिसकी वजह से विक्की का मन कॉलेज में नहीं लगता है। उसे अब चाहत को देखने की आदत पड़ गई थी, पर वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है, क्यों उसे चाहत को देखने का मन करता है। जब वो उसे देख लेता है तो उसे सुकून मिलता है। आज भी उसका ध्यान कॉलेज के गेट पर ही होता है। उसे चाहत का इंतजार करते करते बहुत टाइम हो जाता है, पर चाहत तो आज कॉलेज ही नहीं आती। रोहन, किसका इतना इंतजार कर रहा है? बहुत टाइम हो गया है, क्लास में चल। विक्की, तू जा यार। रोहन, तू मेरे साथ ही चल। विक्की, नहीं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में जाने लगता है। रोहन, रुक यार, कहाँ जा रहा है इतने गुस्से में? क्या हुआ है तुझे? विक्की, कुछ नहीं यार, जाने दे। रोहन, ठीक है, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। विक्की, ठीक है, चल। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। विक्की गुस्से में गाड़ी चलाता है और अपने उसी फार्म हाउस पर आ जाता है जहां वो चाहत को लाया था। वो गुस्से में शराब पीने लगता है। रोहन, क्या हुआ यार, तू आज इतने गुस्से में क्यों पी रहा है? और विक्की को रोकने लगता है। रुक जा यार। रोहन उसकी बोतल को छीन लेता है। विक्की, दे यार, पीने दे। आज मैं शराब पीकर अपना गम भूलना चाहता हूँ। रोहन, कैसा गम? तुझे कौन सा गम हुआ है? विक्की, यार, जब उसे नहीं देखता हूँ तो बेचैनी होने लगती है। उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। किसी का उसके पास जाना भी अच्छा नहीं लगता है, और वो तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखती। रोहन, किसकी बात कर रहा है तू? क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। विक्की, मैं चाहत की बात कर रहा हूँ। आज वो कॉलेज नहीं आई, मुझे उसे देखना है जी भर के, हमेशा उसके साथ रहना है। रोहन, क्या तुझे चाहत से प्यार है? विक्की, मैं नहीं जानता, बस मुझे उसे देखकर अच्छा लगता है। ऐसा मन करता है बस उसे देखता रहूं। रोहन, अच्छा बेटा, तुझे उससे प्यार हो गया है और बोलता है मैं नहीं जानता कैसा प्यार। सही है बेटा, मत बता। विक्की, ऐसा नहीं है यार, मैं सबसे पहले तुझे ही बताता हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन, समझने की क्या बात है यार, चाहत से तुझे प्यार हो गया है, वो भी बेइंतहा वाला। विक्की, सच यार, सच में मुझे उससे प्यार हो गया है। लेकिन विक्की उदास होकर, यार रोहन, पर मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मैंने उसके साथ जबरदस्ती की। उस दिन जब चाहत ने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैंने गुस्से में
और शराब के नशे में उसके साथ बहुत गलत कर दिया। वो कभी मुझे माफ नहीं करेगी। वो सिर्फ मुझसे नफरत करती है यार, मैं क्या करूं? रोहन, यार तूने उसके साथ इतना कुछ कर दिया और तू मुझे आज बता रहा है? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, उस पर क्या बीती होगी। पर अब तू टेंशन मत ले, सब सही हो जाएगा। तुझे अपनी गलती का एहसास है, तू उससे माफी मांग लेना। विक्की, हाँ यार, अब मैं उससे माफी भी मांग लूंगा और अपने दिल की बात भी बता दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। वो मुझे जरूर माफ कर देगी। रोहन, ठीक है तो चल, अब कोई टेंशन मत ले। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उनकी फेयरवेल पार्टी होती है, क्योंकि अब उनके एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं थे। आज फेयरवेल पार्टी थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। डेकोरेशन, खाना, डांस, सबका इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। आज विक्की बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर डाला हुआ था। बाल जेल लगाकर सेट किए हुए थे, पैरों में जूते और आंखों पर चश्मा लगाए आज वो एकदम हीरो जैसे लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ चाहत का आज भी मन नहीं लग रहा था, पर उसके टीचर्स और कुछ स्टूडेंट ने उसे आने के लिए बहुत बोला था। वो अपने टीचर्स की बात मानकर आ जाती है। आज उसने ब्लू कलर की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, बालों को खुला छोड़ा हुआ था। आज तो विक्की उसे देखता ही रह गया। उसकी नज़र बार बार उस पर ही जाकर टिक जाती है। ये सब देखकर रोहन विक्की से कहता है, क्या देखता ही रहेगा क्या, अंदर नहीं चलना? वैसे आज वो बहुत सुंदर लग रही है, उसे अपने दिल की बात बोल देना। आज अच्छा मौका भी है। विक्की, हाँ रोहन, आज मैं उसे बोल दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। रोहन, ठीक है भाई, बोल देना। अब यही बोलने का इरादा है क्या, अंदर नहीं चलना है क्या? विक्की, चल। दोनों अंदर चले जाते हैं। चाहत भी अंदर जाकर एक तरफ चेयर पर बैठ जाती है। एक के बाद एक परफॉर्मेंस होती रहती है। विक्की के दोस्त विक्की से गाना गाने के लिए बोलते हैं। विक्की, आज तो तुझे गाना पड़ेगा। विक्की, वो तो आज वैसे भी खुश था। उसने सोचा आज वो गाने से ही सही चाहत को थोड़ा कुछ फील करा ही देगा। यही सोचकर वो स्टेज पर आ जाता है और गाना स्टार्ट करता है। विक्की अपने गाने में इतना खो गया कि जब उसका गाना खत्म हुआ तो हॉल में तालियां ही तालियां बज रही थीं। लेकिन जब उसने चाहत की सीट की तरफ देखा तो चाहत वहां नहीं थी। वो उसके गाने के बीच में ही जा चुकी थी, क्योंकि उसकी अचानक ही तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा। जब विक्की ने देखा कि चाहत जा चुकी है और उसने उसका गाना भी नहीं सुना जिसके लिए विक्की ने गाया था, तो विक्की को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आज तो वो चाहत को अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर चाहत तो जा चुकी थी। उसने सोचा फिर कभी बता देगा। यही सोचकर वो भी अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद ही उनकी परीक्षाएं स्टार्ट हो गईं और अब वो अपने एग्जाम में लग गए। विक्की भी भूल गया कि उसे चाहत को प्रपोज करना है। उसने सोचा एग्जाम के बाद कर देगा। वो उसे अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, ताकि चाहत अच्छे से एग्जाम दे सके, उसे कोई दिक्कत ना हो। अब उनके एग्जाम भी खत्म हो चुके थे और रिजल्ट भी आ चुका था। चाहत अपने रूम में सोच रही थी कि आज वह कॉलेज से अपनी डिग्री ला करके यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी। यही सोचकर वो आज कॉलेज चली जाती है। जब वो अपनी डिग्री लेकर कॉलेज से निकल रही होती है तो वो कॉलेज के गेट पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। आज विक्की भी अपनी डिग्री लेने कॉलेज पहुंचता है तो देखता है कि कॉलेज के गेट पर चाहत बेहोश पड़ी है। वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है। उसे लिटाकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर के उसका चेकअप करके विक्की से दवाई लाने के लिए बोलते हैं। विक्की तुरंत दवाई लेने चला जाता है। तब तक चाहत को होश आ जाता है। वह डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मुझे क्या हुआ, मैं बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर, कमजोरी की वजह से। इस समय तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। टाइम पर खाना खाना चाहिए ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे। ऐसे टाइम पर कमजोरी आती ही है, पर टाइम पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी 5 मंथ। फिर भी तुम यहाँ अकेले आ गई। किसी को तो अपने साथ लाना चाहिए था। चाहत, यस डॉक्टर, सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, अपना और अपने बच्चे का भी। ये सब बातें विक्की रूम के बाहर से ही सुन रहा था। उसके पैरों से तो जमीन ही खिसक गई। वो उल्टा ही गेट से लौटकर अपनी गाड़ी लेकर फार्म हाउस पर पहुंच जाता है और शराब पर शराब पीने लगता है और तेज तेज चिल्लाकर कहता है, ये सब क्या हो गया? मैंने उसके साथ ये सब कर दिया और उसने अब तक नहीं की। क्यों चाहत, क्यों किया ऐसा तुमने? तुम मुझे थप्पड़ मारती, गुस्सा करती, सजा दिलवाती। अकेले ही इतने दिन से दुख झेल रही थी,
क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों अपने साथ ऐसा होने दिया? ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही गुस्से में कुछ नहीं देखा और एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ ये कर दिया। और वो गुस्से में बहुत शराब पीने लगता है और कहता है, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कल ही तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अब कभी रोने नहीं दूंगा। हम दोनों अपने बच्चे को बहुत खुश रखेंगे। अब सब सही हो जाएगा। तुम्हारी लाइफ में अब हमेशा खुशियां ही खुशियां होंगी। ये सब सोचते सोचते वो शराब के नशे में बेहोश होकर गिर जाता है और वहीं पड़ा रहता है। उसे कोई होश ही नहीं रहता है। यहाँ चाहत कॉलेज से आकर अपनी पैकिंग वगैरह सब कर लेती है, क्योंकि अब वो ये शहर अपने मम्मी पापा सब कुछ छोड़कर मुंबई जा रही होती है। शाम को वो अपना सामान लेकर ट्रेन से मुंबई जा चुकी होती है। विकी को जब होश आता है तो वो अपने आसपास देखता है। सुबह हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी अपना हुलिया ठीक करता है और निकल पड़ता है चाहत के रूम पर। उसने चाहत का रूम देखा था, क्योंकि वो एक बार उसे देखने यहाँ आया था जब चाहत कॉलेज नहीं आई थी। वो जाकर देखता है कि रूम का तो लॉक लगा हुआ था। वो मकान मालिक से पूछता है कि यहाँ लॉक क्यों लगा है? चाहत कहाँ गई? मकान मालिक, वो तो शाम को ही रूम खाली कर दी, अब पता नहीं कहाँ गई। उसने रूम छोड़ दिया अब। विक्की ओके कहकर बाहर आ जाता है। कहाँ गई होगी, कहाँ ढूंढूं? वो पागलों की तरह उसे ढूंढता रहता है। वो कॉलेज जाकर उसके घर का पता लगाता है। अगले दिन वो उसके घर पहुंच जाता है और देखता है चाहत वहां भी नहीं है। वो उसके पापा से कहता है, अंकल चाहत यहाँ आई है क्या? पापा, नहीं यहाँ तो नहीं आई, और कुछ दिनों से हमारी उससे बात भी नहीं हुई है। विक्की, व्हाट? कहाँ जा सकती है? मैं उसे ऐसी हालत में कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा साथ रहूंगा। पापा, क्या बोल रहे हो? क्या हुआ है हमारी बेटी को? विक्की, वो प्रेग्नेंट है। पापा, क्या बकवास कर रहे हो? विक्की, नहीं अंकल, मैं सही कह रहा हूँ, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। पापा उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा देते हैं। निकल जाओ हमारे घर से। चाहत की सौतेली माँ रोने का नाटक करते हुए, मैंने तो पहले ही कहा था बाहर मत भेजो, अब देखो हमारी नाक कटवा दी। अब हम सबको क्या जवाब देंगे? विक्की, आंटी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं उससे शादी करूंगा, वो मेरा बच्चा है। पापा तुम जाओ यहाँ से, चिल्लाते हुए, हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। आज से हमारा चाहत के साथ कोई रिश्ता नहीं। मर चुकी है अब वो हमारे लिए, और तुम कभी भी हमारे पास नहीं आओगे। हम किसी चाहत वाहत को नहीं जानते, जाओ यहाँ से। वो गुस्से से धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। सौतेली माँ, अच्छा हुआ जो चली गई, नहीं तो हमारे ही सिर पर मंडराती। कहीं भी जाए कुछ भी करे, हमें अब उससे कोई मतलब नहीं है। ये कहकर वो मन ही मन हंसती है। विक्की, कहाँ ढूंढूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो रोहन को फोन करके सब कुछ बता देता है। दोनों चाहत को सब जगह पागलों की तरह ढूंढते रहते हैं। सुबह से शाम हो गई थी। रोहन, चल यार कल ढूंढ लेंगे। विक्की, नहीं यार, मुझे उसे आज ही ढूंढना है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत गलत किया है मैंने उसके साथ, कहकर तेज तेज रोने लगता है। रोहन, शांत हो जा भाई, मिल जाएगी, कहकर उसे गले से लगा लेता है। 5 साल बाद, मम्मा मम्मा, मैं यहाँ हूँ, पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ, मैं तभी रेडी होकर स्कूल जाऊंगा। पकड़ो ना मम्मा। रुद्र भागने लगता है। ये कहकर, चाहत, रुक जा रुद्र, तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। ये कहकर वह दोनों पूरे घर में इधर से उधर भागने लगते हैं। तभी समर अपने रूम से बाहर आता है और रुद्र को उठाकर अपनी गोद में ले लेता है। समर, रुद्र बेटा, क्यों मम्मा को दौड़ा रहे हो? चुपचाप कपड़े पहन लो ना और अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जाया करो। चाहत दौड़कर उसके पास आती है। समर भाई, इसे नीचे उतारो, कितनी देर हो गई है स्कूल के लिए, लेट हो जाएगा। ये स्कूल के टाइम पर ही इधर से उधर भागता है, लेकिन आज ये स्कूल जरूर जाएगा, इसका कोई बहाना नहीं चलेगा। समर, हाँ चाहत, लो इसे तैयार कर दो। वह उसे गोद से उतारकर चाहत के पास खड़ा कर देता है। और हाँ चाहत, मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, मेरी उसके साथ मीटिंग भी है, तो थोड़ा लेट हो जाऊंगा। चाहत, डोंट वरी भाई, आप मिलो अपने फ्रेंड से, एंजॉय करो, मैं हूँ घर का ख्याल रखने के लिए। समर, ओके। और हाँ, इसको स्कूल छोड़कर ऑफिस तो आओगी ना, तभी तुम्हें अपने फ्रेंड से भी मिलवा दूंगा। चाहत, मुझे नहीं मिलना किसी से, आपको तो मेरी आदत पता है, मुझे लड़कों से नफरत है, बस अपने भाई को छोड़कर। समर, चाहत मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा नहीं है, वह सुलभ और ईमानदार इंसान है, तब मिलोगी ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चाहत, ओके भाई, देखती हूँ, अगर मुझे ऑफिस में टाइम मिला तो जरूर मिलूंगी। समर, ओके। चाहत, बाय भाई। ये कहकर वो रुद्र को जल्दी जल्दी तैयार करती है। हाँ तो रुद्र बेटा, आप दिन पर दिन बदमाश होते जा रहे हो।
अपनी मम्मा को इतना परेशान करते हो। आपको पता है आपकी मम्मी के पास कितना वर्क होता है। चल बाय। आप तो मेरी स्वीट सी मम्मा हो। लव यू मम्मा कहकर गाल पर किस कर लेता है। रुद्र, सॉरी मम्मा। चाहत, लव यू टू मेरा बच्चा। चलो अब आप नाश्ता कर लो, मैं तैयार होकर आती हूँ। और रुद्र को समर के मम्मी पापा के पास बैठाकर तैयार होने चली जाती है। समर की मम्मी रुद्र को नाश्ता कराती हैं। बेटा रुद्र, अब आप यम्मी यम्मी नाश्ता करो, ये कहकर वह उसे खिलाने लगती हैं। रुद्र नानी जी। समर की मम्मी पुष्पा जी को रुद्र नानी कहता है और उसके पापा उदय सिंह जी को नाना जी कहता है। पोहा बहुत यम्मी है, आप जल्दी जल्दी खिलाओ ना। पुष्पा जी, बेटा आराम से खाओ ना, जब तक आपकी मम्मा रेडी होकर नहीं आती। उदय सिंह जी, रुद्र बेटा, अपने नाना जी के हाथों से नहीं खाओगे क्या। खाऊंगा ना नाना जी, आप खिला ही नहीं रहे हो, लो खिलाओ, ये कहकर अपना छोटा सा मुंह खोल देता है। ये देखकर उदय सिंह जी भी उसे खिलाने लगते हैं। पुष्पा जी और उदय सिंह जी दोनों ही उसे नाश्ता खिला देते हैं। तब तक चाहत भी रेडी होकर आ जाती है। चलो बेटा, ये कहकर वह रुद्र को अपने साथ लेकर चलने लगती है। पुष्पा जी, चाहत बेटा, अपना भी टिफिन लेकर जाओ, रुद्र के चक्कर में तुम अपना नाश्ता ही नहीं कर पाती हो, ऑफिस में जाकर ही कर लेना, लो टिफिन ले जाओ। चाहत टिफिन लेकर गाड़ी में रख देती है और सीट पर आकर बैठ जाती है। चाहत, रुद्र बेटा बैठो जल्दी, हमें लेट हो जाएगा। रुद्र, आया मम्मा। वह आकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। चाहत कार ड्राइव कर उसके स्कूल पहुंच जाती है। चाहत, चलो रुद्र बेटा उतरो, आपका स्कूल आ गया। वह उतरकर जाने लगता है। 1 मिनट मम्मा, इधर होना, मेरी तरफ, ये कहकर वह उसके गाल पर किस करके भाग जाता है। बाय मम्मा। बाय मेरा बेटा। चाहत स्कूल से निकलकर अपने ऑफिस आ जाती है। ऑफिस में सभी उसको गुड मॉर्निंग मैम विश करते हैं और उसे देखकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यार मैडम क्या लगती हैं, और इन कोट पैंट में तो वो एकदम से हीरोइन लगती हैं। ये सब बातें वो लोग रोज करते हैं क्योंकि चाहत ऑफिस में ही बिजनेस वूमेन ही बनकर आती है। कोट पैंट पहने और ऊपर से आंखों पर चश्मा लगाए एकदम हॉट लगती है, जो देखे बस उसे देखता ही रह जाए। चाहत अपने केबिन में जाकर वर्क में बिजी हो जाती है। आज विकी अपने दोस्त समर से बहुत सालों बाद मिलने आया था क्योंकि उसे समर के साथ मीटिंग भी करनी थी और उसे मुंबई में भी काम था, तो विक्की समर के साथ मीटिंग में बिजी था। मीटिंग खत्म होने के बाद समर, यार विक्की, मीटिंग तो हमारी हो ही गई, चल तुझे अपनी बहन से मिलवाता हूँ। वैसे भी मैंने उसे सुबह तेरे आने के बारे में बता दिया था और तुझे उससे मिलवाना पड़ेगा ताकि आगे तेरी मीटिंग में वह तेरे साथ हो और तेरा बिजनेस भी अच्छा चले। विक्की, ओके भाई, चल मिलवा अपनी बिजनेस सिस्टर से। समर और विक्की दोनों चाहत के केबिन में आ ही रहे होते हैं कि उनसे पहले ही चाहत जल्दी जल्दी केबिन से बाहर निकलकर ऑफिस से चली जाती है क्योंकि आज उसकी एक अर्जेंट मीटिंग थी जिसके लिए उसे अभी अभी कॉल आया था। वह इतनी जल्दीबाजी में गई कि न चाहत विक्की को देख पाई और न विक्की चाहत को। समर और वह दोनों उसके केबिन में पहुंचते हैं कि वहां चाहत दिखाई नहीं देती है। समर असिस्टेंट से कहता है, आपकी मैडम कहाँ गई। असिस्टेंट, सर मैडम तो अभी अभी एक अर्जेंट मीटिंग में गई हैं। समर, ओके कोई बात नहीं, तुम जाओ। विक्की, यार तेरी बहन तो एक्सप्रेस निकली, हम आए मिलने और वह चली गई मीटिंग अटेंड करने, हंसते हुए कहता है। समर, यार ऐसे मत बोल, वह काम के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट है। विक्की, हाँ मेरे भाई, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो इतना सीरियस हो गया। समर, कोई ना, वैसे बता तुझे मुंबई में और भी काम है और क्या तू होटल में रुक रहा है। विक्की, हाँ भाई, अभी थोड़े दिन काम है, वह हो जाए तब जाऊंगा बेंगलुरु, और हाँ मैं होटल में ही रुक रहा हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है वहाँ। समर, मैं सोच रहा हूँ। सोच क्या रहा हूँ, तू मेरे साथ मेरे घर चलेगा और जब तक तेरा मुंबई का काम नहीं हो जाता तब तक तू वहीं रहेगा, मेरे होते हुए तुझे होटल में रुकने नहीं दूंगा। विक्की, कैसी बात कर रहा है यार, मैं होटल में ही ठीक हूँ। समर, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू चल रहा है मेरे साथ। वैसे भी तू मम्मी पापा से भी नहीं मिला है, कितने साल हो गए हैं, वह दोनों तुझसे मिलकर बहुत खुश होंगे, इसलिए तू आ रहा है मेरे साथ। विक्की, ओके भाई, इस बहाने अंकल आंटी से भी मिल लूंगा। समर, चल होटल से तेरा सामान ले लेना और मेरे साथ ही घर चलना। इधर चाहत मीटिंग खत्म करके और रुद्र को स्कूल से लेकर आती है। घर आकर रुद्र की फिर से शैतानियां चालू हो जाती हैं। वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा होता है और चाहत उसे पकड़ने के लिए रुद्र के पीछे इधर से उधर भाग रही होती है।
जब समर और विक्की दोनों घर आ जाते हैं, समर गाड़ी पार्क करने चला जाता है और विक्की को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। विक्की घर के गेट पर होता है, तभी रुद्र दौड़कर बाहर जाने लगता है। उसे पता चल जाता है कि समर मामा आ गए हैं। उसी के लिए वह दौड़कर बाहर गाड़ी की तरफ चला जाता है। चाहत भी उसे पकड़ते पकड़ते गेट की तरफ भागती है कि एकदम से उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाली होती है कि विक्की अपना सामान छोड़कर उसे बाहों में लेकर गिरने से बचा लेता है। डर के कारण चाहत अपनी आंख बंद कर लेती है, लेकिन जब वह नहीं गिरती है तो अपने आप को किसी की बाहों में महसूस करने लगती है, तो फटाक से आंखें खोलती है और सामने विक्की का चेहरा देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह विक्की को देखती रहती है। उसकी आंखों के सामने पहली घटना याद आ जाती है, विक्की ने उसके साथ क्या किया। विक्की तो बस चाहत को देखता ही रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि रोए या हंसे। जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था, वह चेहरा उसके सामने था। दोनों ही एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तभी रुद्र मम्मा मम्मा कहता है, उधर ही आ रहा होता है, जिसकी आवाज से दोनों का ध्यान टूटता है और विक्की चाहत को साइड में खड़ा कर देता है। रुद्र समर से कहता है, मामू मामू, ये अंकल कौन है? समर, बेटा ये मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हैं और आपको तो पता है मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, चॉकलेट। वह चॉकलेट निकाल कर उसे देता है। रुद्र, थैंक यू मामू कहकर चॉकलेट खाने लगता है। समर, चाहत ये मेरा फ्रेंड है और ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगा। चाहत, ओके भाई कहकर अपने कमरे में चली जाती है। चाहत रूम में आकर खुद से ही बातें करने लगती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जिसे 5 साल से भूलने की कोशिश कर रही हूँ, जिस घटना को मैं कभी याद नहीं करना चाहती, जिसकी शक्ल से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, आज वही इंसान मेरी आंखों के सामने है। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मैं कैसे भूल सकती हूँ जिस इंसान ने मेरी जिंदगी नरक बना दी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में दुख ही दुख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैं अपने बेटे को भी उस आदमी से दूर ही रखूंगी। ये कहते कहते वह अपने आंसू पोंछकर नीचे चली जाती है। वह नीचे आकर देखती है कि रुद्र विक्की के साथ खेल रहा था। वह उसके पास आकर रुद्र का हाथ पकड़कर अंदर रूम में ले जाने लगती है। रुद्र, मम्मा मुझे खेलना है, इन अंकल के साथ खेलने दो ना मम्मा। चाहत, नहीं बेटा, अब आपको सोना है, सुबह स्कूल भी तो जाना है, इसलिए आप सुबह भी खेल सकते हो। रुद्र, ओके मम्मा कहकर सोने चला जाता है। चाहत रुद्र को सुला देती है और कमरे में इधर उधर चक्कर काटती रहती है। विक्की समर के मम्मी पापा से मिलता है और खाना वगैरह खा करके अपने रूम में चला जाता है। आज उसे भी नींद नहीं आ रही थी। विक्की, जिसे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे वह आज ऐसे अचानक मिलेगी। ये सब कहते कहते वह रोने लगता है और कहता है, अब मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा और मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह ही है। आज मुझे सारी खुशियां मिल गईं, पर चाहत, वह तो मेरे से नफरत करती होगी, पर कोई ना, मैं उसे भी मना लूंगा। अब मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ये सब सोचते सोचते वह सो जाता है। चाहत भी कुछ समय बाद सो जाती है। अगली सुबह चाहत सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और रुद्र को उठाकर जल्दी तैयार करती है। नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आती है। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे होते हैं। विक्की चाहत को देखता ही रहता है और चुपचाप नाश्ता करने लगता है। पर रुद्र, वह तो शैतान का नाना है, वह चुप बैठ जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। रुद्र, नानी नानू, मुझे आप ही नाश्ता कराया करो ना, आपके हाथों से टेस्टी लगता है। चाहत रुद्र को घूर कर, अच्छा मेरे हाथों से क्या टेस्ट नहीं आता? रुद्र, मम्मा ऐसा नहीं है, आप तो नाराज हो गईं, आपके से भी टेस्ट आता है, पर मुझे ना नानी नानू के हाथ से ज्यादा टेस्ट आता है। चाहत उससे नाराज होने का नाटक करते हुए, ओके, तो मैं अब आपको नाश्ता नहीं कराया करूंगी। सब लोग उनकी बातों को सुनकर चुपचाप हंस रहे होते हैं। रुद्र, मम्मा मेरी तरफ देखो ना, आप तो नाराज हो गईं। वह हाथ से उसके मुंह को अपनी तरफ करता है और झट से गाल पर किस कर देता है और कहता है, आपको तो किसी करने में ज्यादा मजा आता है। उसकी बातों को सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। चाहत उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेती है। मम्मा से मजाक, चलो अब बहुत हो गया मजाक, अब जल्दी जल्दी नाश्ता करो और स्कूल भी तो जाना है आपको। रुद्र, ओके मम्मा। विक्की रुद्र और चाहत की बातों पर मुस्कुराए जा रहा होता है और मन में सोचता है, मेरा बेटा मेरे पर ही गया है। माई सन रुद्र ठाकुर। समर, विक्की तेरा मुंबई में और भी काम है, वह कर ले तू। विक्की, हाँ समर, बस जल्दी कंप्लीट हो जाए। हाँ तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ,
तू शाम तक फ्री होकर घर आ जाना। विक्की, ओके बॉस कहकर विक्की अपने काम से चला जाता है। चाहत भी रुद्र को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस चली जाती है। शाम को सभी घर आ जाते हैं। चाहत अपने रूम में अपना काम कर रही थी। हॉल में समर, पुष्पा जी, उदय सिंह जी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। विक्की रुद्र के साथ खेल रहा था और रुद्र को लेकर गार्डन की तरफ टहलने लगता है। विक्की रुद्र से, बच्चा आप बहुत क्यूट हो। रुद्र, सब यही कहते हैं अंकल। विक्की, बच्चा, क्या आपने अपने डैडी को देखा है? रुद्र मायूस होकर, नहीं अंकल, कभी नहीं देखा। विक्की, मायूस नहीं होते बच्चा, आपके पापा आपके सामने हैं। रुद्र, क्या अंकल आप मेरे पापा हो? रुद्र खुश होते हुए, हुर्रे मेरे पापा, लव यू पापा। आप कहाँ थे पापा, इतने दिन से मिलने नहीं आए। विक्की, शांत हो जा मेरा बच्चा, अब आपके डैडी आ गए हैं तो अब आप हैप्पी रहो। इतने दिन से आपकी मम्मी नाराज थी मेरे से, इसलिए बात नहीं की। अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। पर आप ये बात किसी को मत बताना कि आपके डैडी आपके पास हैं। रुद्र, ओके डैडी कहकर उसके गले लग जाता है। उन दोनों की बातें पीछे चाहत सुन रही होती है। चाहत गुस्से से, दूर रहो मेरे बच्चे से, मैंने कहा दूर रहो, नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। ये कहकर वह रुद्र को उसकी गोद से लेकर चली जाती है। विक्की को ये सब बातें सुनकर रोना आ रहा होता है। वह अपने आंसू पोंछकर अंदर चला जाता है। चाहत रुद्र को सुलाती है और खुद भी सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती है और छत पर चली जाती है। एक साइड में बैठकर रोने लगती है और चांद की तरफ देखकर कहती है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? जिस इंसान से दूर रहने के लिए मैं यहाँ आई, जिसकी शक्ल देखकर ही मुझे सब कुछ याद आ जाता है, आज वह मेरे सामने है। अगर उसने मेरे बेटे को कुछ कर दिया तो? ये सोचते सोचते वह रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर विक्की का हाथ रखता है और कहता है, कितना रोगी, शांत हो जाओ। चाहत एकदम से साइड हो जाती है और चिल्लाते हुए, दूर रहो मेरे से, हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, जाओ यहाँ से और मेरे बेटे से भी दूर रहो। विक्की, क्यों रहूं मैं अपने बेटे से दूर? वह मेरा बेटा भी है। चाहत चिल्लाते हुए, नहीं है वह तुम्हारा बेटा, सिर्फ मेरा बेटा है। ये कहते कहते तेज रोने लगती है। विक्की उसका हाथ पकड़कर, चुप हो जाओ, अब तुम बिल्कुल नहीं रोओगी, अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगा। और हाँ चाहत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उस टाइम तुमने मुझे कोई सजा क्यों नहीं दी? पुलिस को अरेस्ट करवा देती, मुझे क्यों छोड़ा मुझे? चाहत विक्की के चेहरे को देख रही होती है और सोचती है, जो इंसान कभी इतना बाहियात था, जिसे गुस्सा बहुत आता था और जिसने एक थप्पड़ के लिए मेरे साथ ये सब किया, आज उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये सब सोचते सोचते वह उसके चेहरे को देखने लगती है। विक्की, पता है तुम्हें, जिस दिन तुम कॉलेज के गेट पर बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें उठाकर अंदर ले गया, लेकिन जब दवाई लेकर आया तभी पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरी एक गलती की वजह से ये सब हो गया और मैं फेयरवेल पार्टी के दिन तुम्हें प्रपोज करने वाला था। मैंने वह गाना सिर्फ तुम्हारे लिए गाया था, लेकिन जब देखा तो तुम वहाँ नहीं थी। और जब तुम बेंगलुरु छोड़कर मुंबई आ गई थी तो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उन दिनों मैं बस तुम्हें देखना चाहता था, तुमसे शादी करना चाहता था, मेरे बच्चे को अपना नाम देना चाहता था, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मुंबई आ गई। मैं बहुत टूट चुका था। मेरे मम्मी पापा ने और रोहन ने मुझे संभाला, तब जाकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। फिर भी मैं आज तक तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरे 5 साल कैसे गुजरे तुम्हारे बिना मुझे ही पता है। ये कहते कहते उसका गला रुंध जाता है। चाहत, और जो मेरे साथ किया वो सब क्या था? तुम्हारी वजह से मुझे सबसे दूर होना पड़ा और मुझ पर बीती वह क्या? बिना शादी के माँ बन गई वह क्या? हर लड़की चाहती है उसकी शादी हो, उसका पति उसे प्यार करे, हमेशा सब साथ रहें, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी पहले ही खराब कर दी, कहकर बहुत तेज रोने लगती है। विक्की उसे पकड़कर गले लगा लेता है और वह भी रोने लगता है। मुझे माफ कर दो चाहत, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, हम दोनों अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार देंगे। चाहत उसकी बाहों से दूर हटने की कोशिश करती है और कहती है, हटो मेरे से दूर, छोड़ो मुझे, और वह सिर्फ मेरा बच्चा है, तुम उसके आसपास भी मत रहना। अगर मेरे बच्चे को तुमने कुछ भी किया ना, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहते कहते वह रोने लगती है और उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। जब रूम में ले जाकर बेड पर सुला देता है और उसके चेहरे पर पानी डालता है, जिससे चाहत को होश आ जाता है,
तो वह कहती है, तुम यहाँ कैसे? तो उसे छत वाली सारी बातें याद आ जाती हैं। बिक्की, तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए यहाँ ले आया, अब आराम करो तुम। ये कहकर वह उसके माथे पर किस करता है और रुद्र के पास जाकर उसके माथे पर भी किस करता है और चला जाता है। चाहत, ये इंसान ऐसे कैसे बदल गया, ये सोचते हुए वह भी सो जाती है। पर उसे क्या पता कि प्यार इंसान को बदल देता है। आज सुबह से ही रुद्र तैयार होकर बैठा होता है। ना आज उसने कोई शैतानी की, उसे आज स्कूल जल्दी जाना था, अपने फ्रेंड से मिलना था। वह सुबह से ही बहुत खुश था। चाहत उसे देखकर आज कैसे शांत बैठा है, बिल्कुल मासूम बच्चा। रुद्र, मम्मा चलो ना जल्दी, मुझे जल्दी जाना है। उसकी बात सुनकर बिक्की बाहर आते हुए कहता है, आज क्या बात है बच्चा, आज तो बिना दौड़े तैयार हो गए। रुद्र, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, मुझे अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना है। अपने आज की बर्थडे पार्टी में बिक्की उसके पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए हैप्पी बर्थडे बच्चा। समर भी आ जाता है। सभी लोग बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी समर कहता है, बिक्की आज जल्दी आ जाना घर, आज हमने शाम को पार्टी रखी है रुद्र के बर्थडे की। बिक्की चाहत की तरफ देखकर, ओके आ जाऊंगा, वैसे भी रुद्र बेटा का बर्थडे है, ये तो स्पेशल दिन है, आज की पार्टी नहीं भूल सकता मैं। समर, ओके। चाहत रुद्र को स्कूल छोड़कर ऑफिस चली जाती है। शाम को पार्टी की सारी तैयारी हो जाती है, पर अभी गेस्ट नहीं आए थे। विक्की भी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करता है और रास्ते में वह रुद्र के लिए बहुत सारी चॉकलेट, नए कपड़े और बहुत सारे गिफ्ट ले लेता है और चाहत के लिए एक अच्छा सा लॉकेट ले लेता है। जब वह घर आता है तो पूरे घर में लाइटिंग हो रखी थी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। जब वह देखता है कि हॉल में सब परेशान बैठे हुए होते हैं, चाहत उसे देखकर उसके पास आती है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। उसके कॉलर पकड़ते हुए रोते हुए कहती है, आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया, ऐसा क्यों किया तुमने? कहाँ है मेरा बेटा? तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया, मैंने कुछ नहीं कहा, सब झेलती रही, पर आज नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर उसके गाल पर एक थप्पड़ और लगा देती है। जल्लाद हो तुम कभी नहीं सुधर सकते, एक बिगड़ी बाप की औलाद ही रहोगे। तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं, जो तुम्हें चाहिए वह तुम लेकर ही रहते हो। पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वह मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। तुम ऐसे मुझसे मेरे बेटे को नहीं छीन सकते। बताओ कहाँ है मेरा बेटा, बताओ कहाँ लेकर गए हो, क्या किया है तुमने उसके साथ? मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मैं मेरे बेटे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। प्लीज मेरा बेटा कहाँ है बता दो, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। वह उसकी कॉलर को पकड़कर रोती हुई कहती है, मैं तुम्हें 5 साल पहले के लिए भी माफ कर दूंगी, सब भूल जाऊंगी, तुम जो कहोगे वह करूंगी, पर मेरा बेटा लौटा दो। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटे से, प्लीज कहाँ है मेरा बेटा? ये कहते कहते वह तेज तेज रोने लगती है। वहां खड़े सब चाहत की एक एक बात को सुन रहे थे। समर, समर के मम्मी पापा और कुछ गेस्ट आए हुए थे। विक्की चाहत को चुप कराते हुए, क्या हुआ है चाहत, कहाँ है रुद्र? मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, बताओ कहाँ है रुद्र? चाहत, झूठ बोलते हो तुमने ही मेरे रुद्र के साथ कुछ किया है, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। विक्की, नहीं मिल रहा मतलब रात को कहाँ जा सकता है, और मैं कुछ क्यों करूँगा उसके साथ? मैं मेरे बेटे के साथ कुछ गलत क्यों करूँगा? 5 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ तुम दोनों को, अब जब मिले हो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 5 साल पहले जो गलती हुई है उसका परिणाम भुगत चुका हूँ। मुझे ही पता है कैसे गुजरे ये 5 साल तुम्हारे बिना, अपने बेटे के बिना। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। चाहत, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। समर और उसके मम्मी पापा को पता चल जाता है कि विक्की ने क्या किया, और विक्की ही है जिसने चाहत के साथ गलत किया। इस वजह से वह सब कुछ छोड़कर यहाँ आई। समर, चाहत मिल जाएगा रुद्र, हम ढूंढते हैं, कहीं गया होगा अपने फ्रेंड के घर। चाहत, नहीं भाई, वह जाता तो बताता। समर, हम ढूंढ लेंगे। ये कहकर समर रुद्र को ढूंढने चला जाता है। विक्की भी चाहत को सोफे पर बैठा देता है और उसे पानी पिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, हम दोनों की जान है वो। ये कहकर वो भी रुद्र को ढूंढने चला जाता है। समर को रुद्र एक घर के पास छोटे से पपी को खिलाते हुए दिखाई देता है। वह गाड़ी को रोककर उसके पास भागता है और रुद्र को उठाकर गले से लगा लेता है और उससे कहता है, बच्चे आप यहाँ कैसे आए? आपको तो घर होना चाहिए था, आज आपका बर्थडे है,
सब आपको ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ हो। आपको पता है आपकी मम्मा कितनी परेशान है। रुद्र, सॉरी मामू, वो ये पप्पी अपनी मम्मा से गुम हो गया था। पता नहीं इसकी मम्मा कहाँ चली गई। बस मैं इसके पीछे पीछे आ गया था ताकि ये अपनी मम्मा के पास सेफली पहुंच जाए। समर, ओके बेटा, चलो घर, आपकी मम्मा आपका वेट कर रही हैं। वह उसे लेकर घर आ जाता है। चाहत रुद्र को सही सलामत देखती है तो उसके पास भागकर उसे गले लगा लेती है। उसके चेहरे को चूमते हुए कहती है, कहाँ चला गया था मेरा बच्चा? मम्मा कितनी परेशान हो गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मम्मा कैसे रह पाती बच्चा? वह रोते हुए कहती है। रुद्र, सॉरी मम्मा। वह भी रोते हुए उसे गले से लगा लेता है। फिर समर उन सबको सारी बात बता देता है। चाहत को याद आता है कि बिक्की अभी तक नहीं आया। वह समर से कहती है, भाई बिक्की। समर, हाँ, मैं उसे बता देता हूँ, रुद्र मिल गया है। इधर बिक्की रुद्र को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। वह अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ा रहा होता है। अचानक ही उसकी ब्रेक फेल हो जाती है और उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसके सिर से बहुत खून निकल जाता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। धीरे धीरे उसकी गाड़ी के पास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ में से कोई उसका फिंगरप्रिंट लगाकर लॉक खोलता है और समर को कॉल करता है। समर बिक्की का नंबर देखकर कॉल उठाता है। समर, हेलो बिक्की। उधर से आवाज आती है, इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, बहुत चोट आई है इनको, जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। समर, कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं? आदमी, सिटी हॉस्पिटल। समर, ओके कहकर फोन काट देता है। चाहत और समर के मम्मी पापा समर की बातें सुनकर, क्या हो गया समर? समर, एक्सीडेंट हो गया बिक्की का। चाहत, क्या, कैसे? समर, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। चाहत, मैं भी चलती हूँ भाई। वह दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। घर पर समर के मम्मी पापा और रुद्र रह जाते हैं। वह रुद्र को ले जाकर सुला देते हैं। चाहत और समर हॉस्पिटल जाकर देखते हैं कि बिक्की का ऑपरेशन चल रहा होता है। चाहत को बिक्की को देखकर अंदर ही अंदर रोना आ रहा था। वह सोच रही होती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही उन्हें इतना सुनाया था, सारा इल्जाम उन पर लगा दिया था। तब तक डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। समर, बिक्की की हालत कैसी है? वह ठीक तो है ना? डॉक्टर, अब उनकी कंडीशन सही है। उनका ऑपरेशन हो चुका है। बहुत खून बह गया था पर अब सही है। समर, क्या हम मिल सकते हैं? डॉक्टर, जब उनको होश आ जाएगा तब आप मिल लेना। समर, ओके डॉक्टर, थैंक यू। समर चाहत के पास आकर, सही हो जाएगा, वह बिल्कुल ठीक। वैसे चाहत, तूने बताया नहीं, ये वही बिक्की है जिसने 5 साल पहले तेरे साथ जो किया। चाहत, हाँ भाई, पर ये इंसान बदल कैसे गया? वह भी इतना। समर, वह बहुत अच्छा है चाहत। हाँ, 5 साल पहले थोड़ा बिगड़ा हुआ था पर अब वह ऐसा नहीं है। जब उसने मुझे बताया था ना कि वह किसी लड़की से प्यार करता है पर वह लड़की उसे छोड़कर चली गई, वह बहुत रोया था। उसने तुम्हें बहुत ढूंढा था पर तुम नहीं मिली। टूट चुका था वह। उसने 5 सालों में अपने आप को बहुत मजबूत बनाया है। बदल गया है वह। बहुत प्यार करता है वह तुमसे। मैंने देखा है उसे रोते और तड़पते हुए। प्लीज चाहत, उसे माफ कर देना। वह सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे नहीं पता था कि तुम ही वो लड़की हो जिसे वह इन 5 सालों से ढूंढ रहा है। चाहत रोते हुए, पर भाई, उसने मेरे साथ उस टाइम बहुत गलत किया था। समर, प्लीज चाहत, उसकी सजा उसे मिल गई है। इनफैक्ट मिल रही है। तुम नहीं देख रही हो कैसी हालत है उसकी? मौत के मुंह से निकलकर आया है वो। तुम्हें पता है क्यों? चाहत, क्यों? समर, सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने बच्चे के लिए। उसकी सजा वह 5 सालों से भुगत रहा है। अब मत भुगतने दो चाहत। मुझसे नहीं देखा जाता उसका दुख। हाथ जोड़ते हुए, चाहत, मैं कोशिश करूंगी भाई, प्लीज आप हाथ मत जोड़िए। समर रोते हुए चाहत को गले से लगा लेता है। मेरी बहन बहुत समझदार है, वह सब ठीक कर देगी। दोनों विकी के होश आने का इंतजार करते हैं। विकी को धीरे धीरे होश आने लगता है। नर्स बाहर आकर समर से, उन्हें होश आ रहा है। वह और चाहत दौड़कर अंदर चले जाते हैं। विक्की चाहत को देखकर मुस्कुराता है। समर, क्या हालत कर ली है तूने? ये सब कैसे हो गया? चाहत तो आंखों में आंसू लेकर उसे बस देखती रहती है। विक्की, पता नहीं यार, एकदम से ब्रेक फेल हो गई और बस हो गया छोटा सा एक्सीडेंट। समर, छोटा सा? इसे तू छोटा सा एक्सीडेंट बोलता है? विक्की, देख, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। समर, दिख रहा है कितना ठीक है तू।
चल अब आराम कर ले, ज्यादा बात मत कर। ये कहकर वह बाहर आ जाता है। चाहत बस विक्की को एकटक होकर भरी हुई आंखों से देखती है और उसकी आंखों से आंसू गालों पर लुढ़क जाते हैं। विक्की, अरे यार, बिजनेस वूमेन रो रही है, ऐसा क्या हो गया? और रुद्र कहाँ है, कैसा है? चाहत, ठीक है, घर पर है वो। विक्की, उसके बर्थडे का सारा सत्यानाश हो गया। चाहत, कोई बात नहीं, आप आराम करिए। ये कहकर वह बाहर आ जाती है और बेंच पर बैठकर रोने लगती है। समर उसके कंधे पर हाथ रखकर, सब ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे विक्की की हालत भी ठीक होने लगती है। अब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले आया गया था। सब लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। चाहत भी विक्की का पूरा ख्याल रखती है। टाइम पर उसकी दवा और खाना खिलाना चाहत का ही काम था। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और विक्की और चाहत की नजदीकियां भी बढ़ जाती हैं। एक दिन रुद्र विक्की के रूम में ही सोने की जिद करता है। रुद्र, मुझे पापा के साथ ही सोना है। वह भागकर विक्की के पास पहुंच जाता है और उसकी गोद में जाकर सोने का नाटक करता है। चाहत विक्की के रूम में आकर, चलो रुद्र, अपने रूम में, तुम वहीं सोओगे। रुद्र, नहीं मम्मा, मुझे पापा के पास ही सोना है। आप भी यहीं सो जाओ ना, पापा के पास, और मैं भी सो जाता हूँ। चाहत गुस्से से, क्या बोल रहे हो रुद्र? सोच समझ कर तो बोला करो। रुद्र, सही तो बोल रहा हूँ मम्मा, मैं भी यहीं सो रहा हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ सोने में? विक्की हंसकर, सही बोल रहा है मेरा बच्चा। चाहत को थोड़ी सी शर्म आ जाती है, लेकिन वह छुपा लेती है और रुद्र को विक्की की गोद से लेने लगती है। रुद्र को हटाने के चक्कर में उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वह विक्की के कितने नजदीक है, पर रुद्र तो टस से मस नहीं होता है और विक्की से चिपक जाता है। चाहत, चलो ना रुद्र, क्यों मम्मा को परेशान कर रहे हो? लेकिन रुद्र कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह सच में ही सो गया होता है। विक्की उसे बेड पर ही सुला देता है। चाहत ये देखकर जब जाने लगती है, तो विक्की पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह विक्की के ऊपर गिर जाती है। विक्की तो बस मुस्कुराता रहता है। चाहत उठने की कोशिश करते हुए विक्की की तरफ देखती है, तो उसे विक्की की आंखों में प्यार नजर आता है, जिसे देखकर उसे शर्म आने लगती है और अपनी नजरें नीची कर लेती है और कहती है, ये सब क्या था? हमारा हाथ क्यों पकड़ा? विक्की प्यार से, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा मैंने। तो चाहत गुस्से से, क्या बोला आपने अभी? विक्की, जो तुमने सुना। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम भी करती हो। चाहत, हम कोई प्यार व्यार नहीं करते तुमसे। विक्की, अच्छा तो तुम हमसे प्यार नहीं करती, ठीक है मत बोलो, मगर मैंने 24 घंटे तक तुम्हारे मुंह से आई लव यू नहीं सुना, तो मेरा नाम विक्की नहीं। चाहत, हम नहीं बोलेंगे। ये कहकर वह अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह विक्की टिप टॉप बनकर बाहर आ जाता है। आज सुबह सुबह ऐसे टिप टॉप बनकर कहाँ जा रहा है? चाहत भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। विक्की अपनी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोकता है और अंदर चला जाता है। चाहत भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। वह देखती है कि विक्की एक टेबल पर किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है और उस लड़की ने बहुत प्यार से विक्की का हाथ पकड़ रखा है। चाहत उसे देखकर छुपते छुपाते उनके पास वाली टेबल पर पीठ करके बैठ जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। विक्की, हे ब्यूटीफुल, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। लड़की, थैंक्स बेबी। चाहत उसकी नकल करते हुए, काहे का बेबी? वह कोई बच्चा है क्या जो उसे बेबी बोल रही है? लड़की, कैसे हो विक्की बेबी? विक्की, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अब तो तुम्हें देखकर और भी अच्छा हो गया हूँ। लड़की, ओहो विक्की, तुम कितने क्यूट हो। आई लव यू बेबी कहकर मुस्कुराने लगती है। विक्की मुस्कुराते हुए, आई लव यू टू ब्यूटीफुल। उन दोनों की बातें चाहत सुन रही होती है और वह गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। विक्की, यार सच में तुम्हारा प्लान तो कामयाब कर गया, अब मजा आएगा। अब तो 24 घंटे की बजाय 2 घंटे में ही आई लव यू बोल देगी। लड़की, हाँ विक्की, देखते हैं क्या होता है, फिलहाल तो खाना खाते हैं। चाहत का घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। उसे विक्की की और उस लड़की की बात याद आ रही होती है। कैसे प्यार से उस लड़की से बात कर रहा था और वह लड़की हे बेबी कहे जा रही थी। मेरा बस चले तो मुंह तोड़ दूं दोनों का, आने दो घर, तब बताती हूँ उसे तो मैं। उसकी ये बातें पुष्पा जी सुनती हैं और मन ही मन हंसती हैं। पुष्पा जी उसके पास आकर, क्या हुआ चाहत, कोई बात है क्या? तुम परेशान लग रही हो। चाहत उन्हें रेस्टोरेंट की सारी बातें बता देती हैं। पुष्पा जी, देखो चाहत, विक्की से प्यार तुम भी करती हो, ऐसा नहीं हो,
तुम्हारे बोलने से पहले कोई और उसे ले जाए। इसलिए बेटा अपने रिश्ते को बनाओ और आगे बढ़ो। तुमने बहुत दुख सहे हैं, मैं नहीं चाहती आगे तुम्हें कोई दुख मिले। वैसे भी रुद्र विक्की का बेटा है, इसलिए अच्छा है तुम उसका पापा हमेशा हमेशा के लिए दे दो। तुम दोनों अपने बच्चे को माँ और पिता दोनों का प्यार दो। चाहत, हम भी यही चाहते हैं। हमने विक्की को भी माफ कर दिया है, पर विक्की ने तो बोला वह हमसे प्यार करते हैं, पर वह तो उस लड़की से कितने प्यार से बात कर रहे थे। पुष्पा जी, तभी तो बोल रही हूँ, बोल दो उसे अपने दिल की बात। चाहत, ठीक है, जब वह घर आएंगे तब मैं उनसे बोल दूंगी। शाम को विक्की थोड़ा लेट आता है। चाहत उसे देखकर, आ गए उस बंदरिया को छोड़कर, अब क्यों आए, सुबह आ जाते, और गुस्से से उसे घूरने लगती है। विक्की अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर छत पर चला जाता है। कुछ देर बाद चाहत उसे ढूंढते ढूंढते छत पर चली जाती है। विक्की उसे देखकर फोन पर उस लड़की से प्यार से बातें करने लग जाता है। चाहत गुस्से से उसका फोन छीन लेती है और कहती है, हिम्मत कैसे हुई आपकी किसी और लड़की से बात करने की? विक्की, वह मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहा था, इम्पोर्टेंट बात है, चलो मेरा फोन दो। चाहत, नहीं दूंगी। और हाँ, उसे रेस्टोरेंट भी लेकर गए, कितने प्यार से बात कर रहे थे उससे। विक्की, तो तुम्हें जलन हो रही है? मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो, और तुमने तो कहा था कि तुम मेरे से कोई प्यार व्यार नहीं करती हो, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं किसी से भी बात करूं? चाहत गुस्से से, पड़ता है फर्क, नहीं देखा जाता मुझसे, आप किसी और से बात करो। विक्की, क्यों नहीं देखा जाता? चाहत, प्यार करती हूँ मैं आपसे। विक्की, क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? चाहत जोर से, हाँ प्यार करती हूँ आपसे, आई लव यू। विक्की हंसते हुए, देखो अभी तो 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए, मैं जीत गया, आखिर तुमने मान ही लिया, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, कहकर उसे झट से अपने गले से लगा लेता है और कहता है, आई लव यू चाहत, आई लव यू सो मच, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। चाहत, आई लव यू टू विक्की, कहकर उसे कसकर पकड़ लेती है। तभी सभी लोग छत पर आ जाते हैं और हंसते हुए ताली बजाते हैं। रुद्र, मम्मा पापा आई लव यू, ये कहकर उनके पास पहुंच जाता है। वह दोनों उसे उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। विक्की, अरे काव्या तुम आ गई। चाहत काव्या की तरफ देखकर, ये वही काव्या है ना जो हमारे कॉलेज में थी, मतलब तुम्हारी फ्रेंड? विक्की, ये सब प्लान काव्या का ही था, थैंक यू काव्या। चाहत, अच्छा तो तुम सबने प्लान बनाया और वह रेस्टोरेंट में काव्या ही थी? विक्की, हाँ। चाहत विक्की को घूरने लगती है। सभी उन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद विक्की और चाहत की शादी हो जाती है और खुशी खुशी दोनों अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।